आज देखेंगे गोलमेज सम्मेलन के बारे में। जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंसेस यानी 3 गोलमेज सम्मेलन जो हुए, जो नवंबर 1930 से लेकर दिसंबर 1932 तक ये तीनों हुए। अब पहला, दूसरा, तीसरा अभी आगे बात होगी। तो गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाया गया था, इसके पीछे कारण क्या था? ये लंदन में बुलाया गया था। अब आइए देखते हैं। तो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ वो 12 सितंबर, ये चला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक। अब देखिए कि 12 सितंबर 1930 ईस्वी को 12 सितंबर 1930 ईस्वी को ये गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो जॉर्ज पंचम ने लंदन में, जॉर्ज पंचम ने लंदन में एक पैलेस था जिसको नाम से जाना जाता था जेम्स पैलेस। इसी में उद्घाटन हुआ किसका? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का। और उद्घाटन कौन किए थे? जॉर्ज पंचम। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता, प्रथम सम्मेलन जो ये नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हो रहा है, इसकी अध्यक्षता किए थे उस समय के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड आप देखिए कि ये उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। मैकडोनाल्ड का नाम जो आज कंपनी चल रही है मैकडी, आप उसके नाम पर इसको याद कर सकते हैं, मैकडोनाल्ड। आगे देखते हैं। तो कौन? मैकडोनाल्ड इसकी अध्यक्षता की। 89 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। बहुत धीरे धीरे एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चल रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि ये तीनों सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे और उसके पीछे क्या मकसद था अंग्रेज़ों को। बेसिकली अगर उसका एक लाइन में देखें कि यह सम्मेलन साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ये बुलाई गई थी, करने के लिए लंदन में बुलाई गई थी। इसमें भारतीयों ने भी भाग लिया, अंग्रेज प्रतिनिधि ने भाग लिया, लेकिन कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं गया। तो आपने ये देखा किसके प्रयासों से प्रथम सम्मेलन आयोजित? लॉर्ड इरविन के प्रयासों से प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। और इसकी अध्यक्षता प्रथम गोलमेज सम्मेलन की रैमजे मैकडोनाल्ड, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, और तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये फैक्ट है, याद करने की ज़रूरत है आपको। 89 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, जिसमें 57 सदस्य जो थे ब्रिटिश भारत के थे। ब्रिटिश भारत यानी भारत में जहाँ जहाँ ब्रिटिश प्रभाव का क्षेत्र था वहाँ के लोग 57 थे। 16 प्रतिनिधि जो थे वो रियासतों के थे और शेष 16 दूनी 32 और 32 और 57, आप देखिए कि 7 दूनी 9, 5 3 8, 89 ये हो गए। तो 16 प्रतिनिधि ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक दल से आए हुए थे। ब्रिटेन के
राजनीतिक दलों के यानी उस समय के संसद के सदस्य थे, संसद के सदस्य। अब भारत के संदर्भ में ऑब्जेक्टिव कभी भी पूछा जा सकता है आपसे कि देसी रियासतों के संबंध में, देसी रियासतों में आप देखेंगे अलवर, बीकानेर, भोपाल, बड़ौदा, ग्वालियर, मैसूर राज्य के प्रतिनिधि थे। देसी रियासतें जिनकी संख्या में बताया 16, तो मैसूर राज्य के थे। अब देखिए कि हिंदू महासभा से कौन गया था। हिंदू महासभा से ये गए थे जयकर और बीएस मुंजे, जयकर और मुंजे। और उदारवादियों में से CY चिंतामणि और TB सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, जो इलाहाबाद बेली हॉस्पिटल उन्हीं के नाम पर है, TB सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। और ये उदारवादी की ओर से गए थे। आप देखिए कि मुस्लिम की ओर से आगा खां, मोहम्मद शफी, मोहम्मद इमाम, अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और फजलुल हक, अली जिन्ना और फजलुल हक, ये इतने लोग गए थे। सिखों की ओर से गए थे सरदार संपूर्ण सिंह। एंग्लो इंडियंस की ओर से गए थे, केटी पॉल। और दलित वर्ग से आपको पता ही है, दलित वर्ग से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। व्यापारी वर्ग से जो गया था, व्यापारी वर्ग से होमी लोती। अब आइए, ये तो पार्टिसिपेशन हो गया, जो लोगों ने भाग लिया था। अब आते हैं कांग्रेस का रुख देखते हैं। तो इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी सदस्य भाग नहीं लिया। और गोलमेज सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने जब भारत लौटकर तेज बहादुर सप्रू जब गांधी जी से मिले तो उन्हें कांग्रेस की ओर से कहा कि आप लॉर्ड इरविन से मिलिए, यानी गांधी को तैयार किया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होने वाली थी उनमें भाग लेने के लिए। लेकिन इसी समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब दिसंबर तक मैं बताया ये चला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो जनवरी 31 तक। तो दिसंबर में 1930 में एक सम्मेलन होता है मुस्लिम लीग तो ये सम्मेलन जो होता है वो इलाहाबाद में होता है। इसी सम्मेलन में ये कह दिया गया कि मुस्लिम लीग ने ये बात कही कि हम जो है खासकर सांप्रदायिक समस्या यहाँ भी उठ गई। तो ऐसे में इरविन को मौका मिल गया, लॉर्ड इरविन जो थे उस समय उनको मौका मिल गया। उन्होंने ये दावा किया कि कांग्रेस भारत के सभी लोगों का क्या नहीं करती, प्रतिनिधित्व नहीं करती। अब ये देखिए, ये सम्मेलन में मुस्लिम लीग के नेताओं ने ऐसा कहा कि भाई हमारा तो प्रतिनिधित्व नहीं करती कांग्रेस, तो इरविन को भी मौका मिल गई। सांप्रदायिकता की समस्या
जो ये सांप्रदायिकता की समस्या है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में हावी आपको दिखाई पड़ेगी। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपने देखा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो चला है वो चला है, जब आप देखिए द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक ये चला। तो ये इतने बीच मतलब 7 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक ये चला। अब कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में इसका अनुमोदन कर दिया कि सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें भाग लिया जाएगा। तो कांग्रेस ने अपना क्या कहते हैं जो नियुक्त किया प्रतिनिधि, महात्मा गांधी को नियुक्त किया। और जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होना था तो उस समय ब्रिटेन में सर्वदलीय मंत्रिमंडल में अनुदारवादियों का क्या था, बहुमत था। तो अनुदारवादियों ने सैमुअल होर, इनका ये आगे भी नाम आएगा, सैमुअल होर को भारत मंत्री और लॉर्ड विलिंगडन को भारत का क्या बनाया, वायसराय बनाया, वायसराय। 7 सितंबर को ये सम्मेलन शुरू हुआ, जैसा कि मैं बताया 7 सितंबर को ये सम्मेलन शुरू हो रहा है, 7 सितंबर को। और 7 सितंबर 1931 को ये शुरू होता है। 12 सितंबर को गांधी जी एस राजपूताना नामक जहाज से, ये शिप थी पानी वाली, तो ये इंग्लैंड गए, ये इंग्लैंड पहुँचे। और कांग्रेस के ये एकमात्र प्रतिनिधि थे, कौन, महात्मा गांधी। एनी बेसेंट और आप देखिएगा एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय, ये 2 व्यक्ति जो है व्यक्तिगत रूप से ये गए थे, व्यक्तिगत रूप से ये इंग्लैंड गए। इनकी भी अपनी मांग थी। एनी बेसेंट ने सम्मेलन में शामिल हुई और फिर उसके बाद भारतीय महिलाओं की बात की। एनी बेसेंट ने क्या की, भारतीय महिलाओं के उद्धार की बात की, भारतीय महिलाओं के उद्धार की बात की। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आप देखिए कि 21 लोगों ने भाग लिया। एकाएक भागीदारी 89 से 21 हो जा रही है। ये जितने भी सदस्य वहाँ इकट्ठा हुए थे जेम्स पैलेस लंदन में, उनमें एकमत का अभाव था। भीमराव अंबेडकर दलितों की बात कर रहे थे, मुसलमान जो है आगा खां, मोहम्मद शफी अपनी बात कर रहे थे। 21 सदस्यों ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। इसमें भी सांप्रदायिक समस्या उभर कर सामने आई, सांप्रदायिक समस्या उभर कर सामने आई। और मुस्लिमों और सिखों के साथ अनुसूचित जाति के लोग भी राजनीति में भाग लेने के लिए डटे रहे। सम्मेलन में काफ़ी भारतीय संघ के बारे में काफ़ी विचार हुआ, भारतीय संघ के बारे में इस सम्मेलन में काफ़ी विचार हुआ। और इसमें भारत में एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना की बात कही गई थी, संघीय न्यायालय स्थापना की बात भी कही गई। और केंद्र में द्वैध शासन स्थापित करने की, केंद्र में
द्वैध शासन स्थापित करने की बात कही गई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। लेकिन सांप्रदायिकता की समस्या फिर उभर कर सामने आ गई। सांप्रदायिकता की समस्या जब उभर कर सामने आई तो कोई इसका समाधान नहीं हो सका, जिससे सम्मेलन में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका। तो ये भी एक तरह से कह लीजिए असफल हुई। और तो आप देखिए 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को बिना कोई ठोस निर्णय के ये सम्मेलन समाप्त हो गया। 28 दिसंबर को भारत पहुंचे कौन? गांधी जी। गांधी जी 28 दिसंबर को भारत पहुंचे तो भीड़ उनका स्वागत करने के लिए आई। गांधी जी ने हाथ खड़ा करके कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूँ, परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया। आप देखिए कि वहाँ सभी लोग एकमत अगर हो गए होते तो गांधी जी जो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे तो उनको ये मान लेते, अगर अंग्रेजों को यह विश्वास हो जाता कि कांग्रेस ही भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है तो अर्थात कांग्रेस की बात मानी जाए, सभी दल उससे संतुष्ट हो जाएं। लेकिन सभी दल के सदस्य, चाहे वो अल्पसंख्यक हों चाहे बहुसंख्यक हो, अलग अलग थे, लेकिन वो अपनी एक मत नहीं बना पाए, जिसके कारण ये संभव हो पाया कि कोई ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच सके। और इसी समय फ्रैंक मोरिस, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। फ्रैंक मोरिस गांधी जी के बारे में कहा कि अर्ध नंगे फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियाँ चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। आप देखिए, अर्धनंगा फकीर फ्रैंक मोरिस ने, नंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को कहा, विंस्टन चर्चिल ने नंगा फकीर कहा है। ये नंगा फकीर आकर बात करेगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री से। तो आप ये जो है सेकंड राउंड टेबल, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दोनों असफल हुई। अब परिणाम स्वरूप इसके बाद आप देखिए कि गांधी जी लौट कर जब आए तो उन्होंने दूसरी बार 3 जनवरी 1932 को क्या किया, सविनय अवज्ञा दूसरी बार शुरू कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप देखिए कि अन्ना हजारे ने जब पहली बार जब आंदोलन शुरू किया था तो बहुत लंबी भीड़ आई, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उन्होंने दूसरी बार आंदोलन शुरू किया तो भीड़ ही नहीं आई। अब मकसद जो भी रहा हो, वैसे ही आप देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो इसमें पहले राउंड में बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया, काफ़ी लोग भीड़ इकट्ठा हुई इसमें। लेकिन दूसरे राउंड में गांधी जी ने देखा कि इसमें कोई दिलचस्पी बहुत कम लोग दिखा रहे हैं, उत्साह कम लोगों में है, तो 3 जनवरी को यह शुरू किया था 1932 में, और 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने इसे वापस ले लिया, यानी स्थगित कर दिया। जब स्थगित कर दिया तो सुभाष
चंद्र बोस और सरदार पटेल जैसे नेताओं ने गांधी जी के इस कृत्य की क्या की आलोचना की। उन्होंने कहा कि गांधी ने पिछले 13 वर्ष की मेहनत तथा कुर्बानियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद आप देखिए गांधी जी कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। आगे चलते हैं, अब तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की ये जो चला है 17 नवंबर से थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस ये चला है 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक। अब ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित हो रहा है वो 17 नवंबर से ये चल रहा है, 24 दिसंबर तक ये चलता है। और इसमें कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया, लेकिन आप देखिएगा भीमराव अंबेडकर इसमें भी भाग लिए थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले कौन थे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस के वो दलितों की समस्या को लेकर पहुंचे थे। कांग्रेस के इस अधिवेशन यानी ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि नहीं गया। और भारत सचिव उस समय जो थे, भारत सचिव सैमुअल, मैं बताया था ना आएगा भी, सैमुअल होर गोलमेज सम्मेलन के क्या थे? विरोधी थे, ये कि ना हो। इसमें कुल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और बिना किसी निर्णय के ये भी 24 दिसंबर 1932 को क्या हुआ, यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गया। अब देखिए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, उसके मकसद कितने पूरे हुए। अब देखिए कि गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित किए संवैधानिक प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए, ये हल हुआ नहीं हुआ। और ये नाटक एक तरह से किया गया कि हाँ संवैधानिक प्रश्नों को हल ढूंढा जा रहा है, लेकिन कोई ठोस कदम इसमें नहीं उठाया गया। और वर्ग विशेष, दूसरी बात देखिए आप, पहले यह संवैधानिक प्रश्नों को हल करने में विफल रहा, कोई ठोस निर्णय इसका नहीं रहा। वर्ग विशेष के हितों और सरकारी नीतियों के चलते तीनों जो सम्मेलन रहे असफल रहे। और इसकी असफलता ने सांप्रदायिकता का विकराल स्वरूप उभर कर सामने आने लगा, जिसके बाद सांप्रदायिकता का ही परिणाम था कि भारत और पाकिस्तान नामक दो मुल्क का निर्माण हुआ। जबकि सांप्रदायिकता को कम करने के लिए आयोजित किया गया था, लेकिन यह सांप्रदायिकता में क्या किया? वृद्धि किया इसने, और इसका कोई बहुत महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा। भारत में इस सम्मेलन ने, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये तीनों बुलाई गई थी, अगली अगर इसकी कमी देखेंगे आप तो इसमें तमाम संप्रदाय जो भारत के लोग गए थे उसमें क्या किया? मतभेद को बढ़ा दिया। मान लीजिए दलितों को दिया उन्होंने आगे चलकर
पूना पैक्ट के तहत आप देखेंगे दलितों को आरक्षण दे दिया गया, तो उससे सिखों और मुसलमानों भी एक तरह से मतभेद उत्पन्न हुआ होगा। तो लेकिन तीनों का तीनों ये जो सम्मेलन हुआ, एक तरह से हल समस्या को हल करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसने भारत में ऊपर जो मैं बताया पहले, इससे सांप्रदायिकता बढ़ाया, सांप्रदायिकता क्या किया, बढ़ाया, और वर्ग मतभेद बढ़ाया। समय क्या हुआ, समय भी तो क्या हुआ, बर्बाद हुआ, समय की बर्बादी हुई। और इसके अलावा कई इसके हुए, लेकिन कोई आशाजनक इसका परिणाम नहीं, आशाजनक परिणाम इसका नहीं निकला। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको मैं दिया और कुछ इसका कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से हम 26 मिनट के वीडियो में आपको तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का समरी बताने का हर संभव ये कोशिश किया, कोई भी पहलू छूटे ना। ठीक है, धन्यवाद।